नमस्कार। सत्ता का फाइनल में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के इतिहास में हो रहे सबसे बड़े उपचुनाव की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 28 सीटों पर मतदान जारी है। किसी जगह पर सुबह थोड़ा कम रुझान देखा गया था मतदाताओं का, लेकिन अब लगभग सभी जगहों पर मतदान का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग सीट से। मध्य प्रदेश में सभी 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सौंधा से खबर रही कि मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग हुई है। अब तक 42.71% वोटिंग हो चुकी है। 28 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा ब्यावरा में 57% मत डाले गए हैं। मध्य प्रदेश में सभी 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और ब्यावरा में सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। राजगढ़ जिले के 42.71% वोटिंग अब तक हो चुकी है। राज्य के 28 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, ब्यावरा में 57% वोटिंग अब तक दर्ज की जा चुकी है। तो आपने देखा मतदान में तेजी आती चली जा रही है। ब्यावरा में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ है बाकी 27 सीटों के मुकाबले। आइए इसी मसले पर बात करने के लिए चलते हैं स्टूडियो में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद मालू, अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, और आगे बातचीत करने के लिए सीधे गोविंद मालू जी के पास चलते हैं। मालू जी, मतदान का जो प्रतिशत दिख रहा है, जो सुबह से जो माहौल आपको नजर आ रहा है, उसे देखकर क्या अनुमान लग रहा है 10 तारीख तक के लिए? सीधा अनुमान है, मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, जनता का उत्साह है, मतदाताओं में उत्साह है और रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें, निर्भीकता से मतदान करें, कांग्रेस के सारे हथकंडों को नाकाम करें। और कांग्रेस हमेशा मतदान को बाधित करती रही है। जो 2-1 दिन से अलग अलग जगह पर जिस तरह से वायलेंस की खबरें आ रही हैं और जिस तरह से मारपीट और कई सारे ऐसे अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो चाहते नहीं है कि मतदाता निकलें, क्योंकि मतदाता निकलेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे, ये वो भी जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और हम उसमें सफल हैं, क्योंकि हमारा मतदान केंद्र की इकाई मजबूत है और हमारा जो कार्यकर्ता है वो मतदाताओं को ईवीएम तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है। जी प्रभु जी, सुबह के वक्त जब शुरुआत हुई थी चर्चाओं की, 7 बजे से लगातार जो हम नजर रख रहे हैं अपने दर्शकों तक, लगातार एक एक पोलिंग बूथ की खबर पहुंचा रहे हैं। सुबह ये देखने में आया था कि लगभग सभी जगहों पर मतदाताओं के बीच बहुत ज्यादा, एक आलस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अनिच्छा जैसा माहौल था। वो पोलिंग सेंटर तक पहुंच नहीं रहे थे। जहां जहां भी हमने अपने संवाददाताओं से बात की थी, वहां यही बताया गया कि पोलिंग का परसेंटेज बहुत ही कम हो रही। मैं आपको सुबह 10, साढ़े 10 बजे तक की बात बता रहा हूं। तो क्या स्थिति या क्या वजह रही होगी इस स्थिति की सुबह? देखिए रत्नाकर जी, एक तो ये उपचुनाव है, इसको लेकर बहुत ज्यादा वैसा माहौल नहीं होता है जिस तरीके से आमतौर पर जो चुनाव होते हैं उसको लेकर होता है। दूसरी बात है कि हल्की सी ठंड पड़ने लगी है, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पोलिंग हो रही है और लोगों की अपनी दैनिक दिनचर्या है, जो सुबह के कामकाज हैं, वो करने के बाद आदमी अब पोलिंग बूथ की तरफ जा रहा है। तो आप देखिए कि अभी ज्यादा हम यदि बात कर रहे हैं जिस समय पर, तो कई जगह ऐसा है जैसे ब्यावरा में 57% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी है। तो लगभग आधे जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। और ये जिन आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं रत्नाकर जी, ये लगभग 1 घंटे पुराने आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि वहां से डाटा कलेक्ट होकर यहां तक आने में जो समय लगता है कंपाइल होने में, तो उस पर हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट कि एक विधानसभा क्षेत्र में कुल इतने % पोलिंग हो चुकी है। तो इससे ज्यादा पोलिंग वहां पर हो चुकी होगी। और यदि मेरा अनुमान है कि अभी 60% से ऊपर ही 65 के आसपास कई जगह पे पोलिंग पहुंच चुकी होगी, जो एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि शाम को 6 बजे तक पोलिंग होनी है। लगभग 11 घंटे जो मतदान होना है लोगों का, तो जो बच गए होंगे लोग वो आगे जाकर भी मतदान कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये कहें कि जो आम चुनाव में जो मध्य प्रदेश के 2018 में जो दिसंबर में पोलिंग हुई थी, उससे ज्यादा परसेंटेज अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वोटिंग तब ज्यादा अच्छी आ रही है रत्नाकर जी, जब कोरोना की विभीषिका से हम जूझ रहे हैं। एक डर था सब जगह कि भाई कोरोना का चल रहा है तो ऐसे में चुनाव ना कराए जाए, इसको लेकर चुनाव बहुत दिन तक टाले भी गए। कोरोना की गाइडलाइन भी है कि तरह तरह के उपाय किए गए हैं वहां पर लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए, कोई संक्रमित व्यक्ति ना आ जाए। तो एक तरीके का जो डर होता है भीड़ में जाने का लोगों का,
वो डर भी सुबह के समय थोड़ा दिखाई दिया होगा, लेकिन फिर जब उनको रुझान समझ में आया कि लोग जा रहे हैं, बेझिझक मतदान कर रहे हैं, वहां कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। जिस तरीके से चूंकि चुनाव आयोग ने अपनी एक दिशा निर्देश जारी किए थे, उसमें यह कहा था कि सबको हाथ धोने पड़ेंगे, सैनिटाइज करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे जो तमाम जो प्रतिबंध की बातें की जाती है, उपाय की, प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम मतदाता है, जो ग्रामीण मतदाता है, उसमें एक दहशत का भाव आता है, उसको थोड़ी सी घबराहट होती है इन सारी चीजों से। क्योंकि हमने जब क्षेत्रों में गए, चुनाव क्षेत्रों में, तो हमने देखा ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वहां आज भी 2 गज की दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग की मोदी जी बात करते हैं, उसका कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। लोग वैसे ही भीड़ भाड़ से बाजार में घूमते हैं, उसी तरीके से आम दिनचर्या में जीवन है उन लोगों का। तो वहां का कोरोना का उतना डर लोगों को है नहीं। हो सकता है वो वायरस आया भी हो, लेकिन उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा है कि उनको कोई ज्यादा असर ना हुआ हो, या पकड़ में नहीं आ रहा हो, जांच नहीं हो रही हो। तो एक वो डर का जो भाव है कि हम बूथ पर जाएंगे हमको कोरोना लग जाएगा, वो डर का भाव सुबह से हो सकता है कुछ रहा, उसकी वजह से सुबह कम पोलिंग हुई, और अब जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसको ये कहना चाहिए कि बड़ा सकारात्मक संदेश है मध्य प्रदेश को लेकर। और मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि जो मध्य प्रदेश की अभी तक जो हंग असेंबली जैसी स्थिति चल रही थी कि पूर्ण बहुमत किसी भी दल को नहीं था, और उसके कारण ये उठापटक की नौबत बनी और सरकार बदली, तो उस स्थिति से उभरकर एक स्पष्ट बहुमत वो मध्य प्रदेश के विधानसभा में दिखाना चाहती है, और उसी की दिशा में ये जनता का पोलिंग परसेंटेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी गोविंद मालू जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज की खबर है कि कल तक तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे सर्वे में 28 में से 28 सीटें हम जीत रहे हैं, बिल्कुल हम दोबारा सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह कमलनाथ जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने ये माना कि सारी सीटें तो पार्टी नहीं जीत सकती, फिर भी मैक्सिमम जीतेगी वो। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी सीटों पर जीत का दावा किया है। कमलनाथ जरा सा पीछे हटे, तो क्या भाजपा भी कुछ सीटों में हल्का सा रियायत देने के मूड में दिख रही क्या उनको? देखिए, हमारा आत्मविश्वास और उनका ये जो आत्मविश्वास है उसमें बहुत अंतर है। उनका आत्मविश्वास अंदर धोखे भरा आत्मविश्वास है, और हमारा सही जमीन पर जो हमारे नेताओं की नब्ज है, कार्यकर्ताओं का जो वहाँ पर तरीका है काम करने का, और जनता का क्या रुख है, उसके आधार पर होता है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, हम जरा से भी झिझक नहीं रहे। ये लोग तो लगातार 28 बोलने में भी इनको झिझक आ रही, क्योंकि इनको मालूम है कि कभी इतनी सीटें कोई भी ये कांग्रेस कभी जीत नहीं पाएगी, और इतनी तो क्या, ये एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि मैं तो लगातार ये कह रहा हूं कि कई जगह कांग्रेस के प्रत्याशियों को तीसरे नंबर पर आकर जमानत भी जब्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जनता के मन में उसके प्रति, कांग्रेस के प्रति एक वितृष्णा का भाव है। उस सरकार, कमलनाथ सरकार ने जो धोखा दिया है उस पर गुस्सा है, और वो गुस्से का प्रकटीकरण और इजहार ये मतदान के प्रतिशत में दिख रहा है। लेकिन मैं प्रभु जी के एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मैं भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में 7 विधानसभा जो मालवा निमाड़ की थी उसका वार रूम का इंचार्ज होने के नाते गया, तो मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का भय नहीं है। इसलिए जो प्रतिशत आ रहा है वो कई जगह तो इतना ऐसी बातें आई कि भाई मास्क नहीं लगाया, अरे बोले मास्क लगाते तो हमको यहाँ कहते हैं कि क्यों अपमान कर रहे हो हमारे सबका। तो ये इस तरह की इम्यूनिटी बढ़ी हुई थी, या आज वहां पर कोई इतना डर नहीं था, या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी पावर थी कि वो कभी कोरोना का संक्रमण वहां तक पहुंचा नहीं। तो खैर जो भी हो, लेकिन ये मतदान का प्रतिशत की जो पहले एक मन में कुशंका थी, उसको वो निर्मूल हो गई है, और खूब खुलकर लोग वोट डाल रहे हैं। और कई जगह तो 50% से ज्यादा जो अक्सर 4 बजे या 3:30 बजे हम ट्रेंड देखते हैं, वो पहले 2 बजे ही के वाले पहले हाफ में ही आगे बढ़ गया है। ये इस बात का परिचायक है कि मध्य प्रदेश में लोग एक स्थायी, एक बड़े बहुमत वाली सरकार देखना चाहते हैं। वो जो 15 महीने की जो भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण वाली सरकार से निजात पाना चाहते हैं, और एक सुशासन और विकास वाली सरकार जो हमने दी है पिछले 15 सालों में, उसके प्रति उनका रुझान स्पष्ट दिखाई देता है। जी प्रभु जी, मालू जी ने बहुत एक बात कही है कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी मध्य प्रदेश में। अभी तक का जो रुझान हमारा नजर आ रहा है, जो पोलिंग का जो परसेंटेज नजर आ रहा है, उसके बाद इस दावे के बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए रत्नाकर जी, जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, यदि हम उनमें से पहले 22 की बात करें तो 22 की 22 सीटें कांग्रेस ने जीती थी,
कांग्रेस के लोग विधायकों ने इस्तीफा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इसलिए वहां चुनाव हो रहे हैं। बाकी के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां विधायकों के निधन के कारण चुनाव हो रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 सीटें वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के विधायकों के निधन के कारण है, और कुछ सीटें जो बाद वाली हैं, वो जो बाद में इस्तीफे दिए, वो भी वही हैं जो कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफे दिए। तो इस तरीके से 25 सीटें वो हैं जो कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफे दिए, जहां पर 2018 में जनता ने कांग्रेस को जिताया था। अब गोविंद मालवीय जी चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर मीडिया इंचार्ज रहे मध्य प्रदेश के, बहुत लंबे समय से वो भाजपा की मीडिया का काम देख रहे हैं, लगातार चैनलों में जाते हैं, तो उनका ये दावा बिल्कुल बनता है कि हम पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं। जिस तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी कह रहे हैं कि हम 28 की 28 सीटें जीत रहे हैं, तो गोविंद मालवीय जी भी वही बात कह रहे हैं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन हम कमलनाथ का दावा सुनते हैं तो कमलनाथ भी यही कह रहे हैं कि हम पूरी 28 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस लगातार से एक सर्वे जारी कर रही है सोशल मीडिया पे बार बार की 28 सीटें वो जीत रहे हैं, लेकिन भाजपा के ही एक और प्रवक्ता जिनको हम कल सुन रहे थे, जिन्होंने बाकायदा टीवी चैनलों पर आके कहा कि पूरी सीटें तो कोई जीत नहीं सकता है, भाजपा भी पूरी सीटें नहीं जीत पाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक परिणाम नहीं आ जाते तो सबको अपना दावा करने का हक है, लेकिन परिणाम क्या आएंगे वो जनता जो ईवीएम में दर्ज होगा वो जब खुलेगा तो समझ में आएगा। यदि हम कहें मध्य प्रदेश की परिस्थिति, यदि 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि एक तरीके से कहें कि विधानसभा के आम चुनाव जैसे ही चुनाव है, कोई ऐसा उपचुनाव नहीं है 1-2 सीट का कि जहां पर सत्ता का प्रभाव दिख रहा हो, तो ऐसा लगता है कि भाई विधायक जनता ये सोचती है कि जो सत्ताधारी दल है उसके पक्ष में समर्थन कर दो, क्योंकि वो विधायक जीतेगा तो हमारे क्षेत्र के काम कराएगा, हमारे काम आ सकता है। वैसी परिस्थितियां अभी नहीं है। अब सत्ता बरकरार रखने, सरकार बनाने का चुनाव है ये, और इसमें मतदाता के मन में क्या है वो समझना बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि मतदाता यदि वाकई में 7 महीने की शिवराज सरकार से संतुष्ट है तो इधर मतदान करेगा। यदि वो जो कांग्रेस ने जो एक नारा दिया है शुरू से, गद्दार बिकाऊ टिकाऊ वाला, यदि वो उस पर जाता है कि इन लोग हमारे मताधिकार के साथ इन लोगों ने धोखा किया है, तो हो सकता है कि वो कांग्रेस के पक्ष में चला जाए। लेकिन कांग्रेस के भी 8 उम्मीदवार तो वो हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, तो वहां पर भी बिकाऊ टिकाऊ वाला जो मामला है, तो इस तरीके से जनता के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति है। वो किधर फैसला देगी और किसके पक्ष में एकमुश्त समर्थन देगी, ये स्थिति अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन ये जब एक बात जो है, यदि गोविंद मालवीय जी ये दावा करें कि सरकार तो हमारी ही रहेगी, भले हम कुछ सीटें हार जाएं, तो फिर वो समझ में आता है कि गोविंद मालवीय जी सत्य के करीब बात कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है विधानसभा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल 8 सीटें चाहिए 115 का बहुमत पाने के लिए। कांग्रेस को पूरी की पूरी 28 सीटें जीतना है, तो टास्क किसका मुश्किल और किसका आसान है, यदि इस पर बात करें हम, तो उस हिसाब से यदि देखें कि अभी यदि एक व्यक्ति को यदि जो है एक तय समय में 50 मीटर दौड़ना, एक आदमी को जो है 100 मीटर दौड़ना, एक आदमी को 20 मीटर दौड़ना, तो बीजेपी को केवल 20 मीटर दौड़ना है, तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी यहाँ पर विजेता हो सकती है। लेकिन जनता का मूड कुछ कह नहीं सकते। हमने दिल्ली के भी चुनाव देखे जहां पर पूरा देश कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारेगी, लेकिन उसने सुपड़ा साफ कर दिया बाकी दलों का। ऐसे बहुत सारी जगह चुनाव के परिणाम ऐसे आए जो काफी चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मध्य प्रदेश के दिनेश गुप्ता जी जुड़ गए स्काइप से। गुप्ता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दिनेश गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? दिनेश गुप्ता जी, आवाज आ रही है? मुझे आवाज तो है आपको? जी गुप्ता जी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ जी, गुप्ता जी, मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव चल रहे हैं उनमें वोटिंग में इजाफा हुआ है। अभी ब्यावरा में तो 57% के करीब वोटिंग हो चुकी है, और ओवरऑल वोटिंग जो है 44 के आंकड़े को छू रही है, जो थोड़ी देर पहले की खबर थी। तो किस तरीके का रुझान नजर आ रहा है आपको वोटर्स का भी? देखिए, अभी तक जो परसेंटेज है या कोई भी फाइनल परसेंटेज से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह रुझान है। जो पोलिंग स्टेशन वाइज हट के आप देखिए, हर पार्टी का अपना पोलिंग स्टेशन होता है जिस पर वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की कोशिश करते हैं। ये जो पड़कर जब बाद में पोलिंग एजेंट लौटते हैं, तब उसके बाद ये पता लगता है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, कि ये जो है किसकी तरफ रुझान गया हुआ है। सामान्यतः जो है अब ये धारणा कोई अब इस आधार पर ये अनुमान लगा लेना कि किसके पक्ष पर नतीजे जाएगा, अब ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। पहले
होता था कि कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए एक एरिया में परसेंटेज डाउन है, एक एरिया में परसेंटेज हाई है, तो दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। हम ये सिमिलरिटी नहीं है कि यदि आप जो है मुरैना से मंदसौर तक देखेंगे पोलिंग परसेंटेज की, कोई सिमिलरिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि ग्वालियर में तो बहुत कम हुआ था, लेकिन हम देख रहे थे कि बदनावर और ब्यावरा में बहुत ज्यादा मतदान हुआ था। तो जहां भी अपने वर्कर को, अपने वोटर को जिस पार्टी ने भी मोबिलाइज किया हो, देखिए ये बहुत टसल का चुनाव है। कांग्रेस के लिए सरकार बनाना बड़ा ही असंभव सा काम हो, लेकिन वो चुनौती और चैलेंज को तो एक्सेप्ट उसने किया है, और वो ये बताना चाहती है कि इतनी आसानी से भले ही दर बदल से उसकी सत्ता चली गई हो, लेकिन वो आसानी से चुनाव नहीं जीतने देगी। कहीं ना कहीं उसका जो वर्कर है, उसका जो उनके जो नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी से आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने टक्कर दी है, किस तरह से मुद्दे को जनरेट किया है। एक जो है नॉन इशू को इशू बना दिया। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह भी नहीं पाई कि हमने इनको खरीदा नहीं है। कल तक की तारीख में, आज तक की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने कोई डिफॉर्मेशन फाइल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। उन्होंने ये, ऐसा लगता है इनकी जो खामोशी थी, जैसे इन्होंने वाकई खरीद लिया हो, इस तरह से इनका बिहेवियर था। तो जनता के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई है कि कुछ तो सच्चाई होगी, तब तो ये लोग चुप हैं। और जो बहुत सारी चीजें, जब नए लोग आ जाते हैं पार्टी में, तो पुराने लोगों को अपनी स्थिति को लेकर बहुत असुरक्षा का भाव आता है। तो जो 4-5 महीने का पीरियड भारतीय जनता पार्टी के पास था, उसने उस ग्राउंड को खाली छोड़ दिया, और कांग्रेस के लोगों ने उस ग्राउंड पर अपने हिसाब से बैटिंग की, जिसका नतीजा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ये दावे के साथ नहीं कह सकती कि पूरी 28 सीटें उसके झोली में जा रही। गुप्ता जी, आगे यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता, जो आपने कहा कि कांग्रेस ने एक इशू को जो टेक ओवर किया, टिकाऊ बनाम बिकाऊ वाला, बीजेपी ने कोई डिफेमेशन भी उसके खिलाफ फाइल नहीं किया। सवाल ये उठता है कि इस तरीके की परिस्थितियां, या जो चुनाव के बीच में जो माहौल दिखा, जो इश्यूज से हटकर बहुत ज्यादा हमको दिखा माहौल यहाँ पर, वो सारी चीजें मतदाता के ऊपर किस तरीके का असर डालेंगी? अगर आप बताइए कि इस बाई इलेक्शन में क्या इशू होना चाहिए? अपने जो इशू जिनके पर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट, बिजली, सड़क, पानी, एजुकेशन, ये सब जिन विषय पर हम बात करते हैं, जिन विषय पे आम चुनाव में इन पर बात होती है कि हम बेरोजगारों को क्या देंगे, आप किसानों को क्या देंगे, आप महिलाओं के लिए कौन सी स्कीम ला रही है, ये सब आम चुनाव में बात होती है। एक सरकार ऑलरेडी है, 28 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में। देखिए एजेंडा दोनों पार्टियों के पास पुराने हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो 2018 का मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो है। ये कांग्रेस पार्टी ने जो 2018 में वचन पत्र दिया था, उसके अलावा उन्होंने कुछ चीजें उसमें ऐड कर दी, जैसे कोरोना वगैरह की चीजें उन्होंने जो है ऐड कर दी कांग्रेस पार्टी ने। नए इशू कुछ है नहीं। आप यदि जो है लोकल स्तर पे कोई प्लान बताना भी चाहें, तो सबको मालूम है, जैसा कि हम हर उपचुनाव में देखते हैं कि मुख्यमंत्री वहां चुनाव लड़ रहा होता है, मुख्यमंत्री वहां कैंडिडेट होता है। इस बार भी हमने देखा, सिंधिया जी ने भी कहा कि मैं और शिवराज सिंह चौहान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ खुद इसी मुद्रा में थे कि मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इशू तो किसी के पास भी नहीं था। वोटर को भी पता है कि ये नॉन इशू का और बेवजह का चुनाव है, जिसमें उनका वोट डालना एक उनका जो है, क्योंकि अब उनके यहाँ उपचुनाव हो रहा है, तो वोट डालने का एक सिस्टम है, वो वही पूरा कर रहे हैं। किसी इशू पे वोट नहीं डाल रहे हैं। वो तो एक केवल जो है प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि वोटर को बहुत ज्यादा अपने लिए अपेक्षा पाले हुए। जी गुप्ता जी, यही तो आश्चर्य वाली बात आ जाती है ना, कि एक चुनाव में जहां आपको मतदाता को कोई इशू नजर नहीं आ रहा हो, जहां उसको लग रहा हो कि बेवजह का चुनाव हो रहा हो, उसके बावजूद जब टर्नआउट इतना ज्यादा जब होता नजर आ रहा है, तो क्या मतदाता भी अब इस तरीके की चीजों में अपने आप को ढालने लगा है कि भाई कोई भी कभी भी चुनाव हो जाए, उपचुनाव हो जाए, तो हमें तो वोट डाल देना है केवल? एक नाराजगी मतदाता तो जी बोलिए आप। रत्नाकर, देखिए ये जो विषय है, ये नाराजगी और राजगी का विषय नहीं है। इस वक्त जो चुनाव है, उस चुनाव के बारे में आज हम जिस टेक्नोलॉजी के एज में हैं और जिस तरह से साक्षरता हमारे प्रदेश में, अब ऐसा नहीं है कि वोटर जो है घटनाओं से अनजान है। वोटर को सारी घटनाएं पता है, उसको सारा घटनाक्रम पता है कि ये घटनाक्रम क्यों हो रहा है। उसे ये पता है कि 15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार थी, वो उसके लिए क्या कर रही थी। उसे ये पता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के जाने से उसे कोई लाभ हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि उसने मैंडेट शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ दिया था। लेकिन आप ये देखेंगे ना कि पूरा स्टेट वाइड मैंडेट नहीं था शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ। यदि चंबल में मैंडेट था तो भिंड में नहीं था। ये जैसे हम कहते हैं ना कि एक एरिया अपना जब क्षेत्रों को बांटते तो अलग अलग था। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो वोटर है इस वक्त जो कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मतदान है, या जो लोगों को जो है ये जो वोटर टर्नआउट है,
उस टर्नआउट की वजह ये हो सकती है कि जो मोबिलाइजेशन अभी, क्योंकि जैसे हमने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरह से उनको ये डू एंड डाई का चुनाव लग रहा है, और ऐसी चीजें लग रही है कि शायद हमारा जो है वोटर घर से ही ना निकले, कोरोना का संक्रमण है उस घर से ना निकले, कि जो है वहां भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा। तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस पार्टियों ने लिए हैं कि अपन हम हार नहीं जाएं, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने वोटर को घर से निकालने की जो मुहिम चलाई है, हो सकता है कि ये उसका परिणाम हो। जी जी और ये वैसे मुझे लगता है रत्नाकर, ये जो फाइनल आएगा ना, तो 64-65 के आसपास होगा, जो मध्य प्रदेश में सामान्य मतदान की श्रेणी में माना जाता है। जी जी निश्चित रूप से गुप्ता जी कांग्रेस। अगर जी मैं गुप्ता जी से कुछ पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि नॉन इशू इलेक्शन है, फिर कांग्रेस ने अपना सप्लीमेंट्री वचन पत्र जारी किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र इन 28 क्षेत्रों के लिए जारी किए, बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात दी गई, जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि यदि हम सुर्खी की बात करें तो वहां पर 500 करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन शिलान्यास हो गए, यदि हम अनूपपुर की बात करें तो वहां 400 करोड़ का दावा है, यदि नेपानगर की बात करें तो 300 करोड़ का दावा है। तो जब इतने विकास कार्यों की सौगातें हैं और इतने संकल्प पत्र और घोषणा पत्र सब जारी हो गए हैं, तो फिर ये नॉन इश्यू इलेक्शन कैसे हो सकता है गुप्ता जी? और जब हम अभी देख रहे हैं, हम दोपहर में बात कर रहे हैं, तो कहीं पर 57% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी है, तो यदि जनता इतनी निकल कर आ रही है तो क्या वो केवल नॉन इश्यू के लिए वोट करने जा रही है? आपने जैसा प्रोविजन कहा कि इशू और नॉन इशू, घोषणा पत्र जारी करना इशू नहीं है, शिलान्यास करना इशू नहीं है। इशू आप यदि दोनों आप 28 सीटों का इशू, कॉमन इशू तलाश करना चाहें तो कॉमन इशू आपको मिलेगा कि एक इशू जो कांग्रेस ने जनरेट किया है कि बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कोई अपना पॉजिटिव स्लोगन इस चुनाव में नहीं दे पाई है। आप ये जो भी शिलान्यास होते हैं, जो भी घोषणाएं होते हैं, वो उस क्षेत्र के लिए जो है एक कोई सौगात हो सकती है, लेकिन वो चुनाव का बड़ा मुद्दा बन जाए और इसके जो है दोनों पार्टियां उस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर जूझ रही हो, तो ऐसा तो हमने देखा नहीं। हमने खुद ये देखा कि भाषणों में जो घोषणाएं और जो शिलान्यास हुआ उनकी बात तो हुई नहीं। बात हुई कि आप जो नॉन इशू की बात हुई, कहीं कि आप जो है कि तिजोरी में ताला लगा दिया, मैंने इस तरह का कर दिया। आप 15 महीने के जो परफॉर्मेंस पे भी यदि आप देखोगे कि शिवराज सिंह चौहान जो है उस पर कमलनाथ सरकार को जिस तरह से घेरना चाहिए, वो केवल एक इशू पर उसकी बात करते रहे कि किसानों की जो है कर्ज मुक्ति पूरी नहीं हुई, और उस पर भी चूंकि विधानसभा में जो जवाब आया तो भारतीय जनता पार्टी को वो डिफेंस मोड पर आना पड़ा। तो एक कोई इशू होता है जो कॉमन, आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कहीं चलता हो, या किसी विधानसभा में केवल उसी को लेके बात हो रही हो, तो इशू होता है। लेकिन आप हम भले ही जैसे देखते हैं ना कि घोषणा पत्र हो, वचन पत्र हो, ये जारी तो होते हैं, लेकिन इसको ठीक से जो है कोई वोटर तक तो पहुंचते नहीं है। वोटर तक तो केवल जो है ऐसी बातें पहुंचती हैं जो जिनका उससे कोई वास्ता नहीं होता। आप वो देख लीजिए, आप चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, लोकल पे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चला जाइए तो वहां टीचर की बात होगी तो कोई राजनीतिक टीचर की बात नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि हम आपके ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो इसमें डॉक्टर ला देंगे, या यहाँ आपकी सड़क बन जाएगी, तो इस तरह की बातें होती नहीं है। ये जिस तरह के, चूंकि 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, इसलिए ये बड़े स्वरूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ ये लोगों को पता है कि ये जो सरकार है, इसके लिए बने रहने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से ये पोलराइजेशन और मोबिलाइजेशन दोनों चल रहे हैं। जी जी गुप्ता जी, एक मिनट आपको रखने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए। शर्मा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सर। जी जी, अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी बैठे हुए हैं, और उन्होंने कुछ देर पहले इस बात का दावा किया है कि कांग्रेस को इस उपचुनाव में एक भी सीट मिलने नहीं जा रही है इस प्रदेश में। क्या कहना है आपका इस बात पर? इसको आप उलट ले लें, वो कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का इस बार 28 की 28 नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। नहीं, जनता एक्चुअली क्या है, समझ चुकी है कि हमारा जो इलेक्शन है 5 साल बाद होना था, हमको 2 साल बाद ही इलेक्शन में आना पड़ रहा है। हमने जिनको जनमत से चुना था उन्होंने जनमत बेच दिया। ये जनता तय करती है किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। जनता ने 15 साल तक शिवराज सिंह की सरकार, बीजेपी की सरकार चुनी, प्रदेश में उनकी सरकार चली। अब जब जनता 15 साल के कुशासन से, भ्रष्टाचार से तंग आकर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आई, तो आपने उस सरकार को नोट की दम पर गिरा दिया। अब नोट से सरकार बनेगी या वोट से, ये जनता को समझ आ गया है। इसलिए आप देख रहे हो कहीं ना कहीं
कई विधानसभाओं में वोटरों के अंदर एक निराशा भी कि जिनको हमने अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा था वो बीच में इस कोरोना काल में संकट में हमको चुनाव में लेकर आ गए। तो ये सारे विषय जनता के ध्यान में हैं। और आप ये मानकर चलिए ग्वालियर चंबल संभाग जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां की 16 सीटें, 16 में से 15 सीटें तो मुझे क्लियर कट कांग्रेस जीतते हुई दिख रही है। कौन सी एक सीट बीजेपी को दे रहे हैं आप वहां पर शर्मा जी? वो अभी देख रहा हूँ, उस पर फाइट है। मतलब ये मेरे संज्ञान में व्यक्तिगत जो जानकारी वो मैंने बढ़ाई है। जी ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति है जी। और आप इसका अंदाजा वोटिंग परसेंटेज से भी ला सकते हैं और यहाँ पर आपके जो लोकल संवाददाता उनसे चर्चा कर महसूस कर सकते हैं। जी जी। दिनेश गुप्ता जी, एक सवाल बड़ा सहज रूप से उठता है। जाहिर सी बात है, हर इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी ये दावा करती है कि सारी सीटें हम जीत रहे हैं और पूरी तरीके से। अभी हमने गोविंद मालू जी को भी सुना और अभी हमने धर्मेंद्र शर्मा जी को भी सुना। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, जी जी जी, मालू जी बोलिए कृपया। रत्नाकर जी, मैं कुछ बात बीच में बोलना चाह रहा था। दिनेश जी ने कहा था उसके पहले और अभी भाई हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, तो मैं दिनेश जी की बात का ये जवाब दूं कि ये जनता तक हम अपनी बात ले जाने में कामयाब नहीं हुए। अगर कामयाब नहीं होते तो ये जो सैलाब दिख रहा है जनता का, मतदाताओं का, वो इस रूप में नहीं आता। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने ये बात लोगों तक पहुंचाई कि वचन पत्र का जो वचन भंग आप कांग्रेस के नेताओं ने सरकार में रहते हुए किया, उसका आक्रोश जनता के बीच में बहुत तीखा है। उस तीखे आक्रोश की परिणति है इस तरह से मतदाताओं को बाहर निकलना और झूम कर वोट देना। क्योंकि ये कोई मुद्दा, गद्दारी तो जनता से की है। जो आपने वचन, जिस बात पर आप आए हैं, जो प्रोडक्ट आपने पहले दिखाया सैंपल, और जो आपने प्रोडक्ट दिया तो वो कितना घटिया था, उससे आक्रोशित है जनता। तो हम हमारे कार्यकर्ता उन बातों को ले जाने में कामयाब रहे हैं और हम विकास और सुशासन को जो हमने 15 साल में किया है, हम उसको पटल पर रखकर, उसको इस कैनवास पर बिछाकर और फिर चुनाव में हम गए हैं। और इसी का परिणाम है कि लोग बहुत आक्रोशित हैं कांग्रेस से। ये मालूम है आपको, दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी, जब बंटाढार सरकार, उसके खिलाफ ऐसा मतदान हुआ था। तो कमलनाथ जी की सरकार थी अभी, और वो बंटाढारी शासन के खिलाफ एक बड़ा तीखा आक्रोश, उद्वेलन और टेम्पटेशन लोगों में है, उत्तेजना है, और वो उत्तेजना में मतदान कर रहे हैं। और ये भाई मेरे कह रहे थे, बड़े आत्मविश्वास उनको पहले ही चुक गया। इनके नेता कह रहे हैं 28, ये कह रहे हैं 15 आएगी हमको। ये तो इनको अभी 10 तारीख तक सपने देखने देंगे हम, लेकिन ये जनता भी देखने देगी। लेकिन हठधर्मिता की पराकाष्ठा है कि ये सारी चीजें जो इनके खिलाफ आयद हो गई हैं, अब जनता उसका बदला लेगी और जनता को विकल्प अच्छा मिला सामने। दूसरा, जहां तक ये कोरोना का सवाल था, तो कोरोना के मामले में भी उस सरकार ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया था मध्य प्रदेश को। और जब शिवराज जी ने जब वापस शपथ ली और जब वापस उस कोरोना जो इनका ये सब अव्यवस्था थी उसको समेट कर, और जिस ढंग से कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाया है, वो भी लोगों के जहन में कहीं न कहीं है कि इतनी लापरवाही, इतनी उदासीनता और ये भ्रष्टाचार का इतनी पराकाष्ठा ऐसी कभी नहीं देखी। कांग्रेस को मौका मिला था, अल्पमत की सरकार के बाद एक मौका मिला 114 होने के बाद कि चलिए आप सरकार चलाइए, तब भी उतने संजीदा नहीं रहे और संवेदनशील नहीं रहे। ये भी जनता के जहन में कहीं न कहीं है। जी जी, कांग्रेस प्रवक्ता आपके बात पर कुछ कहना चाह रहे थे मालू जी। शर्मा जी कहिए, आप क्या कह रहे थे? आप ग्वालियर की 3 सीटें हैं, उस पर देखेंगे भाजपा के जो खाटी नेता है, आपने देवतुल नेता, ये जो कहते हैं देवतुल कार्यकर्ता, बीजेपी के मुंह से आपने कई बार सुना होगा, वो कार्यकर्ता निराशित है। ये जो बिकाऊ लालों की टोली ने जो इकट्ठी कर ली है और जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी को दी, आज वो उनके लिए दरी चटाई बिछा रहे हैं। इस कारण से वो लोग इनके साथ खुलकर नहीं आ रहे हैं और इनका चुनाव आपना लगभग तय है। ग्वालियर जिले में 3 सीटें हैं, डबरा, ग्वालियर ईस्ट और ग्वालियर, तीनों सीटें ये बड़ी बुरी तरीके से आ रहे हैं। और जो आपके दो उम्मीदवार हैं, वो भी के अग्रवाल और सतीश सिकरवार, ऐसे 12 उम्मीदवार दिए आपने दूसरे दलों के लाके, उनके बारे में क्या कहना? उन्होंने दल बदल किया है, उन्होंने जनता का जनमत नहीं बेचा। वो विधायक नहीं थे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, हमारे आए वो ये तो विधायक थे। अभी तक आदरणीय आप सब मेरे से बड़े हैं, मैं आप आज तक मैं मध्य प्रदेश में पहली बार वो चुनाव देखा है जब विधायक मरा नहीं है, बिक गया है।
पहले मरने पर चुनाव होते थे कि विधायक मर गया, मृत्यु हो गई, धर्मेंद्र जी चुनाव हो रहा है। 2018 में 2019 में उपचुनाव हुआ था, कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, तब उपचुनाव हुआ था, वो उसको आप कैसे गिनते हैं? यदि वहां तो कोई मरा नहीं था छिंदवाड़ा में, वो क्या अनिवार्यता थी? इस्तीफा देकर दूसरा नहीं, वो क्या अनिवार्यता थी? आपको 6 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद 1 दिन का गैप करके फिर 6 महीने मुख्यमंत्री रह लेते, उसमें इस्तीफा कराने की क्या जरूरत थी? ये जो कांग्रेस जो कह रही है कि अभी तक मरने पर ही चुनाव होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे चुनाव हुए प्रदेश में जहां पर कोई व्यक्ति मरा नहीं है लेकिन उपचुनाव होता है। भाई कमलनाथ जी ने खुद छिंदवाड़ा में उपचुनाव करवाया था विधान लोकसभा में, ये संविधान 96 में 1996 अगर कोई जनप्रतिनिधि तो अगर दूसरे चुनाव में जाना चाहता है तो स्वाभाविक उस सीट पर विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन ये दूसरे चुनाव में इन्होंने तो विधायकी से इस्तीफा किया, विधायकी पर फिर लेने आ गए, लगे तो विधायकी से इस्तीफा देकर। अरे आपको जनता ने विधायक चुना था, अब आप फिर से चुनाव कराने आ गए, तो निर्वाचन आयोग को कायदे से इनसे पैसे वसूलने चाहिए, ये तो चुनाव में खर्च रहा है। भाई आप किस बात के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो आप विधायक बने थे। जी दिनेश गुप्ता जी की तरफ जाना चाहेंगे। गुप्ता जी, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसको लेकर जो भी दावे प्रतिदावे चल रहे हैं, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो मध्य प्रदेश में आप किस तरीके का देख रहे हैं इन सारे घटनाक्रम के मद्देनजर? रत्नाकर जी, एक तो मेरे जो मित्र हैं गोविंद मालू जी ये बता रहे थे कि उनका जो जनता का जो आक्रोश है कांग्रेस के खिलाफ, उसका ये मोबिलाइजेशन है। मैं भी यही बात कर रहा था कि यदि मोबिलाइजेशन है तो वो ये पार्टी बताएं कि ये हमारे कारण है। इसका मतलब ये है कि गोविंद मालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा जो मोबिलाइजेशन है, इतना जो वोटिंग परसेंट देख रहे हैं, ये हमारे कारण है। इसका मतलब उनका दावा ये है कि पूरी सीटें वो जीत रहे हैं जहां भी ज्यादा परसेंटेज हो रहा है। एक तो ये चीज है जो हम ये जो है इसको सनद रहे ताकि गोविंद मालू जी ये कहें कि नहीं वो तो पता नहीं किस कारण था। दूसरा ये कि इसका जो पोस्ट सिनेरियो है, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है, वो उसमें कोई ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सीटें जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि जो है जो भी आप 28 सीटों में से कम 16 सीटें 15 सीटें नहीं जीतती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में कोई स्थायित्व रहने वाला है। आप ये देखिए कि एक जो नई राजनीति का द्वार खुला है कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भी सरकार गिराई जा सकती है, सदस्यों की संख्या कम की जा सकती है, बड़े दल के तौर पर उभरा जा सकता है। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल कभी भी किसी भी सरकार के साथ एप्लीकेबल हो सकता है। ये तभी जो है नहीं होगा जब विधायकों की तादाद इतनी ज्यादा हो कि कोई भी दल गिराने की कोई हिम्मत ना कर पाए। अन्यथा जो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की अभी जो राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार देगी, तो कोई संभावनाएं नहीं है। नहीं, अन्यथा जो आम चुनाव तक ये जो है चलता रहेगा और उलट पलट चलता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास भी अब ये एक रास्ता खुला हुआ है यदि हमें कोई उनको सरकार गिराना हो। वैसे रत्नाकर, आप एक चीज को फिर रिकॉल करिए जो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए, वो क्योंकि ये पूरा जो है बड़े नेताओं को भी शायद ये स्मरण नहीं है कि सरकार जो विधायक खरीदने का काम या विधायक अपने बगल में बिठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिससे घबराकर ये ऑपरेशन इनका स्टार्ट हुआ था। आप नारायण त्रिपाठी और शरद पवार का घटनाक्रम याद करिए, उसको तो हम इन 28 में भूल ही जाते हैं कि वो किस तरह की राजनीति थी। क्या वो बिकाऊ टिकाऊ की राजनीति नहीं थी, वो अलग तरह की राजनीति थी। ये तो उसके बाद का घटनाक्रम है, क्योंकि उसने सरकार गिरा दी तो आज भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है। उसके पहले कमलनाथ जी को ये कह रहे थे कि मैनेजमेंट में वो तो माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने तो मैनेज कर लिया। तो ये जो राजनीति करने का जो तरीका है, राजनीति में पहले भारतीय जनता पार्टी अच्छे विपक्षी दल के तौर पर राजनीति करती थी, बड़ा आक्रामक रहती थी, वो मुद्दे बना, नॉन इशू को भी इशू बना लेती थी। लेकिन अब जो नॉन इशू है उसको इशू बनने से रोकने में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती जा रही है। जी गोविंद मालू जी, ये तो वाकई बात लगातार सामने आ रही कि अगर कांग्रेस के बिकाऊ वाले आरोप इतने गलत हैं, इस पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता स्तर तक के लोग खुलेआम ही आरोप लगा रहे हैं, 35 करोड़ दिए, 50 करोड़ दिए, 70 करोड़ दिए। आखिर भाजपा इस पे कोई डिफेमेशन जैसी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ऐसा बहुत ही ठोस जवाब क्यों नहीं देती इस चीज का? नहीं, हमने तो सभी दो स्पष्ट जवाब दिया है। देखिए, कांग्रेस के चश्मे से न तो कोई लोग देख रहे हैं, ना उनके बोली हुई बातों से अपने मुंह से बोल रहे हैं। ये कांग्रेस अपने अंदर ही इस बात में बड़ी खुश हो रही है, खुशफहमी पैदा की है कि हमने 35 करोड़ बोल दिए तो उन्होंने कहते, इनका तो सामने
ये दोनों जो अभी दिनेश जी सही बता रहे थे, ये बात कई बार हम भूल भी जाते हैं, दोनों को मीडिया के आप लोगों के सामने बगल में बिठाए थे कमलनाथ जी ने, वो तो उन्होंने स्पष्ट उदाहरण दिया था कि हम खरीद रहे हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। अभी जब ये इस्तीफा देने आए थे दमोह के विधायक, तब हमारे अपने विधानसभा के स्पीकर प्रोटेम स्पीकर ने उनको मना किया कि भाई अभी क्यों दे रहे हो आप, लेकिन ये जनता के बीच में जो जा रहे हैं, अरे मुन्ना लाल गोयल को किसने कहा था कि आप धरने पर बैठ जाओ सरकार के खिलाफ, तो वो बहुत पुरानी बात है, सर 2-4 महीने पुरानी, जब इस्तीफा दिया उसके पहले ये उसको अपने पट्टों को लेकर, गरीबों को पट्टों को लेके। लेकिन ये देखिए अपने अंतरावलोकन तो ये करते नहीं है, दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता इससे बिल्कुल भी वाबस्ता नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है कि 35 करोड़ लिए कि 40 करोड़ लिए, जो जाता है उसके बारे में कांग्रेस ऐसी बात है, क्योंकि कांग्रेस यही काम कर रही है। अभी दिग्विजय सिंह जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को कह रहे कि आप बैठ जाओ, हम तुमको चुनाव लड़ा देंगे। उसके बाद जब हमने कहा कि 15-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, उसको पैसा दिया, तो ये बातें उस पर रिकॉर्ड पे नहीं, लेकिन ये बात तो उन्होंने स्वीकार की कि हाँ मैंने उससे कहा था कि ये सब हथकंडे और ये धतकर्म सारे कांग्रेस के थे। बात कहीं भी नहीं जा रही है 35 करोड़ लिए या 40 करोड़ लिए, लोग इसको नहीं मान रहे हैं, लोग ये मान रहे हैं, लोग ये मान रहे हैं, एक मैं बात समाप्त करूंगा आधे सेकंड की, ये लोग ये मान रहे हैं कि इन्होंने वादा खिलाफी कांग्रेस की सरकार ने की, भ्रष्टाचार चरम पे था, इसलिए ये लोग छोड़कर आए हैं और इन्होंने सत्ता को लात मार के बाहर आए हैं, बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। ये हम क्यों नहीं सोचते उसका दूसरा पहलू। लेकिन शर्मा जी, यहाँ एक सवाल तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से भी उठता है कि यदि आपकी पार्टी इतनी मुतमईन है इस दावे से कि 35 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की सौदेबाजी हुई है, तो क्यों नहीं इस मामले को लेकर आगे कोर्ट तक गई आपकी पार्टी? अगर दावा कर रहे हैं तो सबूत भी कोई ना कोई। हम तो जनता की अदालत में हैं रत्नाकर जी, जनता की अदालत फैसला कर देगी 50 करोड़। मालू जी मैं जो लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह चोर है, दिग्विजय सिंह माफियाओं को संरक्षण दे रहा है, मालू जी ऐसी बात कह रहे हैं, ये तो इनके मुंह में डाला जा रहा है। मालू जी, शर्मा जी से बात में ये सवाल पूछा था कि शर्मा जी, अगर आपकी पार्टी के पास कॉन्क्रीट प्रूफ है तो क्यों नहीं मामला कोर्ट तक लेकर गए? आप लोग जनता की अदालत तो ठीक है, लेकिन एक वो अदालत भी तो होती है जो इस तरीके की चीजों में दंड की व्यवस्था करती है ताकि आगे से ऐसा ना हो। हमारे सम्मानीय पूर्व मंत्री और विधायक ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया और मछली बनाने का ऑफर दिया। ये भाजपा अगर पास साफ है तो जाए उनके खिलाफ कोर्ट में। भाजपा का पौरी में वर्तमान जो मंत्री है वो कहता हाँ साहब मैं बिका हूं, मैं बिक गया। इनके विधायक अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने पैसे की बात नहीं कही है। जी शर्मा जी बोलिए। अब ये पैसे ही होता है साहब। 5 स्टार होटल में ग्वालियर में एक अवैध होटल में बीजेपी का कार्यालय चल रहा है जो 5 स्टार रैंकिंग का है, 3 स्टार है। इतना पैसा कहां से आ रहा है बीजेपी के पास? 5 स्टार होटलों में आप ये चला रहे हैं कार्यालय अपने पार्टी के। और धर्मेंद्र जी, आपने उमंग सिंघार की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वही उमंग सिंघार जब सरकार थी तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ तमाम आरोप लगाते थे। और हमारे पास 2 उदाहरण हैं, एक तो मध्य प्रदेश का है कि जब विवेक तनखा का राज्यसभा चुनाव चल रहा था उस समय जो लेन देन का मामला था, जो शिकायत हुई थी बाकायदा प्रमाण के साथ। और दूसरा संसद का उदाहरण है जहाँ फग्गन सिंह खिलस्ते नोट लेकर पहुंच गए थे। तो ऐसे कोई प्रमाण क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस या उमंग सिंघार? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने शिवराज सिंह चौहान के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए मंदसौर हैं, ये कहा था। आज वही शिवराज में जीते हम लोग सब, आपने मुद्दा उठाया था उस समय। ये जनता इनको देख रही है कि शिवराज सिंह के खून के रंगे हुए आज गंगा जल से पवित्र हो गए। और अरे आपका मुद्दा तो मंदसौर में फेल हो गया। शर्मा जी, लेकिन माफिया कहा करते थे, चुप है। लेकिन शर्मा जी, जनता ये भी तो देख रही है ना कि आपकी पार्टी सिर्फ आरोप पे आरोप लगा रही, कोई उस मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर रही। अदालत जानने का विकल्प खुला हुआ है। बात खुले दिल से स्वीकार करता हूं, ग्वालियर चंबल में बीजेपी से गुस्सा जनता नहीं है, जितनी ज्यादा गुस्सा ज्योतिरादित्य सिंधिया से, क्योंकि ग्वालियर चंबल की जनता गद्दारी पसंद नहीं करती। ये ग्वालियर चंबल की 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे के कारण बीजेपी हार रही है, क्योंकि उसी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज अपने साथ शामिल कर लिया जो कल तक भूमाफिया थे। जी दिनेश गुप्ता जी, आपके पास
आना चाहेंगे। प्रभु पटेरिया जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर, शायद आप साहिबान से कुछ पूछना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी, मेरा सवाल यही था धर्मेंद्र जी से कि भाई आपके पास प्रमाण थे तो आप प्रमाण देना चाहिए था, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप क्यों लगाए गए? इसके पहले यदि हमने देखा कि जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं आशा दोहरे, उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था कि उनने वो कहा था कि वो सिंधिया जी ने पिछले चुनाव में उनसे पैसे मांगे थे, वो एक ऐसा ऑडियो वायरल। तो ऐसे प्रमाण आप दे देते। आजकल तो हर चीज के प्रमाण है, मोबाइल पे बात की तो रिकॉर्डिंग आ जाती है, सामने मिले तो वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, आपको नगद दिए तो नगद दिखा दीजिए। सीडी, इसके बाद दूसरा भांडर वाला मसला था, उस पर भी ऑडियो सीडी। उमंग सिंघार ने ऐसे प्रमाण क्यों नहीं दिए? मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आपके जिनको आरोप लगा रहे हैं खरीदने बिक्री का, उनमें से किसी ने ऐसे प्रमाण क्यों नहीं दिए? धर्मेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी की? जी मेरे पास आ रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ अब आ रही है, बिल्कुल, बोलिए बोलिए। मैंने कहा ये तो बीजेपी को जाना चाहिए ना, वो नाम लेकर कह रहे मेरे को 50 करोड़ का खबर दिया था इन्हें, सिंधिया जी ने। जी जी, क्यों नहीं जाती बीजेपी? लेकिन शर्मा जी, जब आप एक जुडिशियल एक्टिविज्म इस मामले में दिखा सकते हैं कि कमलनाथ को स्टार प्रचारक से हटा दिया गया, उसके बाद आप आनंद फानन में यदि इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, तो 50 करोड़ वाला इशू तो बहुत बड़ा है, उसे लेके इस तरीके की सक्रियता क्यों नहीं दिखाई गई? विवेक तनखा की तरफ से आपकी पार्टी अगर आगे चल के इनकी सरकारें रही तो संवैधानिक संस्थाओं पर से जनता का विश्वास कट जाएगा। हम लोगों को हिसाब मांगने के लिए लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना पड़ेगा। वो तो भलाओ सुप्रीम कोर्ट का कि उसने संज्ञान ले लिया। ये एकांत बात चला तो कमलनाथ जी की यहाँ की सदस्य नागरिकता भी छीन लें। जी जी, निश्चित रूप से हम यही सवाल लेके वरिष्ठ राजनीतिक शर्मा जी, यही सवाल लेके, थोड़ा सा समय की कमी है शर्मा जी, थोड़ी सी समय की कमी है, यही सवाल लेके मैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। गुप्ता जी, अब थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई डिफेमेशन फाइल नहीं किया इस आरोप के खिलाफ, लेकिन ये सवाल उठता है कि यदि कांग्रेस भी इस मसले को लेकर कोर्ट में नहीं गई तो क्या उसका पक्ष भी कुछ कमजोर दिखता है कि इस मामले में इस आरोप को लेकर? बिल्कुल नहीं दिखता रत्नाकर जी। विपक्ष का आरोप है ना, आप पर लगाया हुआ कोई गलत है तो आपको एक्शन लेना हो, आरोप लगाने वाले को एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कह रही है सरकार चली गई है, अब वो किस बात के लिए करेंगे? आपने नहीं लिए थे तो आपको बोलना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है आज पोलिंग का दिन है, ये अब विषय विवाद का है ही नहीं कि लिया था कि नहीं लिया था। अब ये तो इस मुद्दे पे तो 6-7 महीने से हम लोग बहस कर रहे हैं। भाई जो इलेक्शन है, जो पोलिंग हो रही है, जो मतदान हो रहा है, उसमें आप कोई इशू है नहीं है, यदि जो दूसरी चीजें हैं वो कौन सी हैं, हमने इतने दिनों देख लिया, यही आरोप चल रहा है। इस विषय पे हम शायद कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि लिया कि नहीं लिया, निश्चित रूप से उन्होंने नहीं लिया है ना। तो ये जो स्थितियां है, अब जो चुनाव परिणाम है, ये बेसिकली जो है अब आज पोलिंग का दिन है और अब इसका जो राजनीतिक असर है वो कितना होने वाला है, जो खासकर सरकार की जो चिंता है कि सरकार उतनी जो है बचेगी या फिर वही चेंज होगा। जो मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है कि वोटर यदि जो है इस बारे में अपनी जो सरकार में कोई स्थायित्व आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अब जो होना है वो तो हो चुका है। अब ये जो फैसला है ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, इसमें जो मैंने पहले भी रत्नाकर कहा कि यदि ये तो कम से कम 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती हैं तो फिर वही स्थिति होगी जो 2018 के जनादेश में हुई थी। एक पार्टी के पास 109 थी, दूसरे के पास 114 थी, विधायक छोड़कर चले गए। जो मध्य प्रदेश का चरित्र नहीं है, मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति होती नहीं है और यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है, एक दल नहीं होगा तो दूसरा दल चुना जाएगा। हमने देखा कि 15 साल तक कांग्रेस पार्टी जो है सरकार में नहीं आ पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक थी और कांग्रेस संगठित नहीं थी। लेकिन जब 18 में आई तो सत्ता में आने के बाद जो विकृतियां होती हैं, उन विकृतियों को आपने यदि नहीं संभाल पाए तो फिर चुनाव है। मसला जो है वही है कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार स्थायी होगी क्या, यही जो है इस तरह का घटनाक्रम हमको देखने को मिले। जी जी, निश्चित रूप से प्रभु, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी कुछ कहना चाह रहे थे इस विषय पर। प्रभु जी,
मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि जब मध्य प्रदेश के ये चुनाव हो रहे हैं और जब पोलिंग हो रही है उस दिन दिग्विजय सिंह जी ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जहां ईवीएम पे चुनाव नहीं होते, बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं, और यहाँ पर क्यों ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। दिनेश जी 2018 में जो सरकार बनी थी, कांग्रेस को जो बहुमत मिला था, जो कहें कि कांग्रेस सरकार तक पहुंची थी, तो वो ईवीएम से तब भी चुनाव हुए थे। उसके पहले कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, लेकिन जीतने के बाद सवाल नहीं उठाया था। अब जब हो रहा है तो फिर वही सवाल उठ रहे हैं, तो क्या जो नतीजे आएंगे 10 के बाद फिर ईवीएम को विलन साबित किया जाएगा? देखिए, ईवीएम का विषय आप कांग्रेस हर राज्य में प्रभु उठाती रही है, और वहां जो है जब जीत जाती है तो चुप हो जाती है, हार जाती है तो उसके पहले ये तैयारी करने लगती है। हमने देखा लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उठाया था इस विषय को, जब एक बार बीजेपी हारी थी केरल में, तब उनने भी उठाया था। वो दिन याद करिए जब इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा था कि हमारे ऑफिस में आकर कोई ये दिखा दे कि इसमें कोई मैनिपुलेशन हो सकता है। जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के यहाँ से जो है वो कोई दूसरी मशीन लेके गए थे, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि जो हम जहां से बनवा रहे हैं उस मशीन को लेकर उन्होंने ओपन चैलेंज दिया, पूरे देश में दिया था, कोई आया नहीं था सामने। इवन कांग्रेस पार्टी भी नहीं आई थी कि इसमें ये इस तरह से मैनिपुलेशन होता है। उसकी टेक्नोलॉजी को लेके कहीं कोई जो है आप यदि बता सकते हैं कि इसको जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो फिर केवल बयान मत दीजिए, आप आरोप मत लगाइए, उसको धरातल पर साबित भी करना होता है किसी चीज को। हमारे यहाँ लोकतंत्र इसी को मान लिया जाता है कि हमने एक आरोप लगा दिया, बस जो है हो गया। लेकिन ये कितनी गंभीर होता है पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करना, इस पर हम नहीं सोचते हैं। अभी देखिए जैसे 2-3 दिन के घटनाक्रम मध्य प्रदेश में देखेंगे, ईवीएम के साथ साथ जगह जगह प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। ऐसी कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं होगी जहां ये नहीं कहा जा रहा होगा कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, और ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को बहुत सारी शिकायतें हुई, हमने देखा कि जो कुछ शिकायतें तो चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दी कि ये सही नहीं है, 1-2 जगह उन्होंने कलेक्टर बदले भी। जब इस तरह की स्थितियां हैं तो जो है आप क्या माहौल होगा, कैसा जो है ये पोलिंग का टर्नआउट कहां जाएगा, ये कोई भी अनुमान लगाना, क्योंकि टसल दोनों तरफ से है, कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो ये आरोप प्रत्यारोपों से वोटर कहीं प्रभावित नहीं होता। उसने जो मन बना लिया होगा, उसको यदि अपने जाति के हिसाब से वोट देना होगा तो जाति के हिसाब से देगा, दल के हिसाब से देना होगा तो वो दल पर ही वोट देकर आएगा। और इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है और आपकी जो है आपके बारे में परसेप्शन क्या है। ये दो चेहरे हमारे सामने हैं, क्योंकि इस बार अघोषित चेहरा है कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का, वही कमलनाथ। शिवराज जी तो मुख्यमंत्री है ही। इस 28 चुनाव में तो अभी बदलाव होना है तो फिर इन दोनों चेहरों में कोई बदलाव होना है। तो वोटर को पता है, वो अपना फैसला बहुत, मुझे लगता है कि पूरा स्पष्ट तौर पर अपना फैसला इस बार देगा। जी जी, चलिए यही रत्नाकर जी, यही सवाल मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से भी जानना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी से पहले पूछना चाहूंगा, फिर वही जवाब गोविंद मालू जी से भी, कि दिग्विजय सिंह जी ये ईवीएम का सवाल मतदान के दिन उठाकर क्या मतदान प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी दोनों साहिबान से गुजारिश है कि बहुत संक्षेप में कृपया अपनी बात रखेंगे क्योंकि समय कम है। आप शुरू कीजिए प्लीज। मालू जी से शुरुआत करते हैं। जी मालू जी, क्या देखिए कांग्रेस तो जिस दिन चुनाव शुरू हुए तब से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह से प्रशासन पर पक्षपात का भी आरोप लगा रही है। और अभी जब चुनाव आयोग ने बैन किया कमलनाथ जी को, तब भी उन्होंने कहा कि अब हमें निष्पक्षता पर संदेह और चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। कांग्रेस की एक शुरू से एक उनकी आदत भी रही, लगातार सत्ता में रहने के बाद की सारी संवैधानिक संस्थाएं उनकी जेब में चाहिए। जब उनके अनुकूल कुछ नहीं होता है तो वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। और ये जो हार की स्क्रिप्ट क्या बोलना है वो पहले लिखी जा चुकी है। अब हमने शिकायत की इंदौर में निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ शिकायत हमने की है कि हमने 50 शिकायत की, उसमें से 10 पर भी संज्ञान नहीं लिया। और कांग्रेस ने 40 शिकायतें की, उसमें से 35 पर संज्ञान ले लिया। हमने ऑब्जर्वर जो बाहर से आए थे उनके सामने हमने शिकायत की है। तो देखिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जमाने लद गए। और जो बूथ लूटने वाले लोग हैं वही चाहते हैं कि ईवीएम की जगह वापस हमारा मौका मिले और हम फिर बूथ लूट के जाएं। अभी जो वायलेंस हो रहा है 2 दिन से हम देख रहे हैं लगातार, वो इनकी इस पराजय की जो हताशा है उसका परिणाम है। तो पराजय के कारण इन सब बातों को लेकर और ये बोलते हैं, पहले बोलते हैं जब जीतता है, जब तब नहीं बोलते हैं। ये जो दिनेश जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है, प्रभु जी ने भी कहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो फॉरवर्ड जा रही है और ये बैकवर्ड जा रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी, संक्षेप में आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे सवाल पर प्रभु जी के।
मैं आरोप प्रत्यारोप में जाना नहीं चाहता, लेकिन आज प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दिन है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, और जनता ने मन बना लिया और ईवीएम में उन्होंने अपने विश्वास को और अपने मैंडेट को बंद कर दिया। 10 तारीख को निर्णय आएगा। उसके बाद बीजेपी के ये नए नवेले जो टोली आई हुई है, ये सब की सब वापस कचरेदान में चली जाएगी। सारे के सारे लोग ये चुनाव हारने वाले हैं। और भाजपा ने जो ये इस समय अपने देवदूत कार्यकर्ता को हताश और निराश किया है, उसका भी आगे चल के इनको परिणाम देखने को मिलेगा। जी परिणाम हम भी देखेंगे। क्या कर रहा है ये निर्वाचन आयोग को, कहां है? जी निश्चित रूप से 10 तारीख को परिणाम हम भी अरे हमारे देवदुर्लभ कार्यक्रम की बड़ी चिंता है आपको। माफी चाहूंगा, समय की कमी है। गोविंद मालू जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर हमारे इस खास विश्लेषण को। बात यहां पर आ गई है, बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु यहां पर उठकर सामने आया है कि इस उपचुनाव में क्या भाजपा को यदि जीतती है तो इतनी सीटें मिल पाएंगी कि वो अगले 3 साल के लिए स्थायी सरकार चला सके, या फिर संख्या बल इतना कम रह जाएगा कि आने वाले दिनों में राज्य में फिर इसी तरीके के मार्च 2020 जैसे राजनीतिक घटनाक्रम फिर से देखने पड़ सकते हैं। इसका जवाब 10 तारीख के बाद मिलेगा, जब ये साफ हो जाएगा कि किस दल को राज्य में कितनी सीटें हासिल हुई हैं। हमारी ये पेशकश फिलहाल हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन 28 सीटों पर चल रहे मतदान की पल पल की खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।